नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, जब भी आप न्यूज देखते हो या सुनते हो या फिर आपने सुना होगा कि कंपनी ए कंपनी बी के साथ मर्ज हो रही है, यानी दो कंपनी एक साथ मर्ज हो रही है, तो मार्केट में ये न्यूज आते ही मार्केट में एक्साइटमेंट हो जाती है। तो मार्केट में उस वजह से उस कंपनी का शेयर का प्राइस कभी कभी रॉकेट हो जाता है या फिर कभी कभी उस न्यूज की वजह से उस कंपनी का प्राइस क्रैश हो जाता है। लेकिन असली सवाल ये है कि मर्जर क्या होता है और कंपनी किसी दूसरी कंपनी को खरीदती क्यों है और इन्वेस्टर को प्रॉफिट होता है या लॉस। देखिए, आज हम मर्जर का पूरा गेम समझेंगे, हिस्ट्री से लेकर रियल केस स्टडी तक। इस वीडियो के बाद आप जब भी कोई मर्जर न्यूज सुनोगे, आप सिर्फ हेडलाइन नहीं पूरा बिजनेस लॉजिक समझोगे। तो चलिए ज्यादा समय न लेते हुए वीडियो स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं कि मर्जर क्या होता है। मर्जर का सिंपल मतलब होता है जब दो कंपनी मिलकर एक नई कंपनी बनाती है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कई सालों से काम करोगे तो आपको एक एग्जांपल पता होगा, वो है एचडीएफसी बैंक। देखिए, आपने एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक इन दोनों कंपनी का नाम सुना होगा। तो ये दोनों कंपनियां ना स्टॉक एक्सचेंज पर अलग अलग नाम से लिस्टेड थी, लेकिन इनका ऑपरेशन कॉस्ट बहुत ज्यादा जा रहा था। तो उस वजह से कंपनी का मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि दोनों कंपनी को मिलाकर एक कंपनी बनाई जाए और उस कंपनी का नाम था एचडीएफसी बैंक। और ये जो मर्जर का अनाउंसमेंट है ना, ये 2023 में हुआ था, जुलाई 13 में। मर्जर ऑफ एचडीएफसी लिमिटेड इनटू एचडीएफसी बैंक लिमिटेड। समझ में आया मर्जर क्या होता है? हम एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए एक कंपनी है, उस कंपनी का नाम ए कंपनी है, दूसरी कंपनी का नाम बी कंपनी है। दोनों सेम इंडस्ट्री में काम करती है और इनका कंपटीशन ज्यादा है और उस वजह से दोनों कंपनी का कॉस्ट हाई होता है। तो दोनों डिसाइड करती है, फिर उस कंपनी का मैनेजमेंट डिसाइड करता है कि अलग अलग कॉम्पीट करने से बेहतर है कि दोनों कंपनी मिलकर काम करें। तो दोनों कंपनी कंबाइन हो जाती है और एक न्यू एंटिटी बन जाती है, यानी न्यू कंपनी बन जाती है। हम एक रियल लाइफ एग्जांपल लेकर समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इंडिया में आपने वोडाफोन और आइडिया का नाम सुना होगा। तो ये दोनों कंपनी मर्ज हुई है। तो दोनों कंपनी ना टेलीकॉम इंडस्ट्री में काम करती है। तो दोनों टेलीकॉम कंपनी मिलकर क्या बनी? वोडाफोन आइडिया कंपनी। और ये कंपनी अभी भी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है। रीजन क्या था पता है आपको? कंपटीशन बहुत ज्यादा था, क्योंकि मार्केट में जियो कंपनी लॉन्च हुई थी, जिस वजह से कंपटीशन बहुत तगड़ा हो चुका था। और उस वजह से आइडिया और वोडाफोन दोनों सेम इंडस्ट्री की थी, लेकिन इनके ऊपर जो ऑपरेशनल कॉस्ट होता है वो बहुत ज्यादा हाई हो गया था और कॉस्ट प्रेशर बहुत ज्यादा था। और कंपनी को सर्वाइवल के लिए मर्जर एक स्ट्रेटेजी बन सकती है। इसीलिए ये स्ट्रेटेजी आइडिया वोडाफोन कंपनी ने या फिर एचडीएफसी बैंक ने अपनाया था। सबसे पहले हमने समझा कि मर्जर क्या होता है। अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि मर्जर कितने तरह के होते हैं, मर्जर के क्या टाइप्स होते हैं। देखिए, मर्जर सिर्फ एक टाइप का नहीं होता है, मर्जर 4 टाइप का होता है। फर्स्ट टाइप होता है हॉरिजॉन्टल मर्जर, सेकंड होता है वर्टिकल मर्जर, थर्ड होता है कॉन्ग्लोमेरेट मर्जर और फोर्थ होता है रिवर्स मर्जर। तो सबसे पहले बात करते हैं हॉरिजॉन्टल मर्जर की। देखिए, हॉरिजॉन्टल मर्जर में क्या होता है कि कंपनी सेम इंडस्ट्री में काम करती है। एग्जांपल के तौर पर आपको नाम पता होगा वोडाफोन और दूसरी कंपनी है आइडिया। तो ये दोनों कंपनी टेलीकॉम इंडस्ट्री में काम करती थी, यानी दोनों का काम सेम था। तो एग्जाम्पल के तौर पर ये दोनों कंपनियां अभी की सिचुएशन में मर्ज हुई थी, लेकिन इनका पर्पस क्या था? मार्केट शेयर इंक्रीज करना और कंपटीशन को रिड्यूस करना। अब बात करते हैं सेकेंड टाइप के मर्जर की, वो होता है वर्टिकल मर्जर। देखिए, इसमें क्या होता है कि जो भी कंपनी है ना, वो सप्लाई चेन के अलग अलग स्टेजेस को मर्ज करते हैं या फिर हो जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कोई एक कार कंपनी है। अब कार बनाते समय कौन से इक्विपमेंट लग सकते हैं? एग्जाम्पल के तौर पर क्या लगेगा? टायर। देखिए, अब कार कंपनी टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को खरीद सकते हैं, यानी उसके साथ मर्ज हो सकती है। उनका पर्पस ये हो सकता है कि कॉस्ट कंट्रोल करे और इफिशियंसी इंप्रूव कर सके। अब हम बात करते हैं थर्ड टाइप्स ऑफ मर्जर की।
उस टाइप का नाम है कॉन्ग्लोमेरेट मर्जर। देखिए इसमें कैसा होता है, डिफरेंट इंडस्ट्रीज की कंपनी मर्ज होती है। मैं एक एग्जांपल लेकर आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए अगर आप रिलायंस कंपनी की हिस्ट्री रीड किए होगे ना, तो आपको पता चला होगा कि रिलायंस कंपनी ने कहां से स्टार्ट किया या फिर किस इंडस्ट्री में शुरुआत की। तो सबसे पहले रिलायंस पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री कंपनी स्टार्ट हुई। ओके, तो जब वो कंपनी एक्सपांशन स्टेज में थी ना, तो वो कंपनी रिलायंस कंपनी टेलीकॉम इंडस्ट्रीज में इंटर किया। उनका पर्पस सेम था, डाइवर्सिफिकेशन और पूरा टेलीकॉम मार्केट शेयर को कैप्चर करना। अब हम बात करते हैं सबसे लास्ट टाइप्स ऑफ मर्जर की। वो मर्जर होता है रिवर्स मर्जर। देखिए जो भी प्राइवेट कंपनी है वो स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड कंपनी के साथ मर्ज हो जाती है या फिर उनके साथ डायरेक्ट स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड होने लग जाती है। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज एक्विजिशन, यानी एक्विजिशन क्या होता है। तो आज के इस वीडियो में हम सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे कि एक्विजिशन या एक्वायर करना क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले एक्विजिशन का मतलब समझते हैं। जब कोई कंपनी दूसरी कंपनी को बाय करती है यानी खरीद लेती है और यहां दोनों इक्वल नहीं होते, यहां एक कंपनी बायर होती है और दूसरी कंपनी टारगेट हो सकती है। हम एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। अगर कंपनी ए कंपनी बी के 51% शेयर या फिर उससे ज्यादा उस कंपनी के शेयर्स बाय करती है वो कंपनी, तो बी कंपनी पर ए कंपनी का पूरा कंट्रोल हो जाता है और इसी को बोला जाता है एक्वायर करना या फिर एक्विजिशन बोला जाता है। अब हम एक रियल लाइफ एग्जांपल लेकर समझने की कोशिश करते हैं कि एक्विजिशन या एक्वायर करना क्या होता है। देखिए टाटा मोटर, ये टाटा मोटर एक कंपनी है और इस कंपनी को हर एक जन जानता है और ये एक रिस्पेक्टेड कंपनी है और ये कई सालों से अच्छे से काम कर रही है। तो देखिए टाटा मोटर ने जैगवार यानी जेएलआर कंपनी को भी एक्वायर किया था। जेएलआर पहले एक फॉरेन कंपनी थी, लेकिन टाटा ग्रुप ने उस कंपनी को बाय कर लिया और आज जेएलआर टाटा मोटर के अंडर ऑपरेट होता है। तो सबसे पहले हमने समझा कि एक्विजिशन क्या होता है। अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि एक्विजिशन कितने तरह के होते हैं। देखिए वैसे तो मार्केट में दो तरह के एक्विजिशन होते हैं। फर्स्ट होता है फ्रेंडली एक्विजिशन, दूसरा होता है हॉस्टाइल टेकओवर एक्विजिशन। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंडली एक्विजिशन की। इसमें कैसा होता है, म्यूचुअल एग्रीमेंट होती है। यानी देखिए अगर कंपनी ए कंपनी बी के 51% शेयर या फिर उससे ज्यादा कंपनी के शेयर्स बाय कर लेती है, तो कंपनी बी पर ए कंपनी का कंट्रोल हो जाता है। अब हम बात करते हैं हॉस्टाइल टेकओवर एक्विजिशन के बारे में। इसमें कैसा होता है, एक कंपनी बायर होती है, दूसरी कंपनी टारगेट होती है, यानी टारगेट कंपनी अपोज करती है। एग्जाम्पल के तौर पर ग्लोबल कॉर्पोरेट बैटल्स। अगर आप एक बिगनर इन्वेस्टर हो और आप बिगनर इन्वेस्टर से सीरियस इन्वेस्टर बनना चाहते हो और आपको पहले से पता है कि मर्जर क्या होता है और मर्जर कितने टाइप्स के होते हैं, या फिर एक्विजिशन क्या होता है और एक्विजिशन क्या होता है, या फिर आपने इन दोनों टॉपिक को कहीं ना कहीं पढ़ा होगा या फिर कहीं से सुना होगा और आपके मन में एक सवाल आ सकता है इसी रिलेटेड कि कंपनी मर्जर या एक्विजिशन क्यों करती है। देखिए मर्जर और एक्विजिशन करने के पीछे मल्टीपल रीजन हो सकते हैं, तो हम उन रीजन को शॉर्ट में एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए सबसे फर्स्ट रीजन को समझने की कोशिश करते हैं। वो रीजन है फास्ट ग्रोथ शॉर्टकट। सेकेंड रीजन है एलिमिनेट कंपटीशन। देखिए स्टॉक एक्सचेंज पर बहुत सारी कंपनियां लिस्टेड है और उसमें से ज्यादातर कंपनियां हो सकती है लार्ज कैप की हो या फिर मिड कैप की हो। अगर आप रिलायंस कंपनी की हिस्ट्री रीड करोगे या फिर एनालिसिस करोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि रिलायंस ने छोटी मोटी कंपनी
बहुत बाय किए। तो इससे क्या होता है, कंपटीशन खत्म हो जाता है। अगर कोई कंपनी सेम इंडस्ट्री की है, अब मान लीजिए सेम इंडस्ट्री की दो कंपनी है, एक कंपनी का नाम है ए और दूसरी कंपनी है बी। अब ए कंपनी का मार्केट कैप 10 लाख करोड़ है और दूसरी कंपनी का मार्केट कैप है 1000 करोड़, और ये दोनों सेम इंडस्ट्री में काम करती है। तो ये कंपनी क्या करेंगी, कंपनी ए जिसका मार्केट कैप 10 लाख करोड़ है और इसका 1000 करोड़, तो कंपनी ए कंपनी बी को एक्वायर करेगी, जिससे उस कंपनी का कंपटीशन खत्म हो जाएगा। कभी कभी एक्विजिशन का मतलब होता है एनिमी को खरीद लो, यानी सेम इंडस्ट्री या सेम सेक्टर की कंपनी को खरीदना, क्योंकि वो कंपनी स्मॉल इन्वेस्टर की होती है, या फिर उस कंपनी का जो प्रमोटर है, उस कंपनी का जो मालक है, उसका उस कंपनी का मार्केट कैप बहुत स्मॉल है या फिर मिड है। अगर एक छोटी कंपनी इनिशिएटिव और उस कंपनी का फ्यूचर थ्रेट बन सकता है, तो बड़ी कंपनी उस कंपनी को एक्वायर कर लेती है। ये स्पेशली टेक इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा होता है। थर्ड रीजन है सिनर्जी। तो देखिए, मर्जर एंड एक्विजिशन का सबसे बड़ा जस्टिफिकेशन होता है सिनर्जी। तो सबसे पहले हम सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं कि सिनर्जी का मतलब क्या होता है। देखिए, अगर ए कंपनी बी कंपनी को एक्वायर करती है या फिर बी कंपनी ए कंपनी को एक्वायर करती है, तो कंबाइंड कंपनी की वैल्यू इंडिविजुअल कंपनी से ज्यादा होगी। अब हम बात करते हैं कि सिनर्जी कितने तरह के होते हैं, यानी कितने टाइप के होते हैं। फर्स्ट टाइप होता है कॉस्ट सिनर्जी, जिसमें कंपनी अपने एम्प्लॉय को या फिर डुप्लीकेट एम्प्लॉय को हटाती है। सेकेंड टाइप होता है रेवेन्यू सिनर्जी, जिसमें क्रॉस सेलिंग होती है। और थर्ड टाइप होता है ऑपरेशनल इफिशियंसी। अब हम एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, तो और आपको अच्छे से समझ में आएगा। मान लीजिए मार्केट में दो तरह की कंपनी है और वो सेम इंडस्ट्री में काम करती है। एक कंपनी है ए कंपनी, दूसरी बी कंपनी। ओके, जब आप इस कंपनी का एनालिसिस करते हो, दोनों कंपनी का एनालिसिस करते हो, तो कंपनी ए का मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रांग है, आपको पता चलता है, और बी कंपनी का जब एनालिसिस करते हो तो उस कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही स्ट्रांग है। तो अब मुझे बताइए, जब ये दोनों कंपनी मर्ज होगी तो क्या होगा, उन दोनों कंपनी का कॉस्ट लो हो जाएगा और उस कंपनी का प्रॉफिट यानी रेवेन्यू ज्यादा होगा। समझ में आया? इसीलिए कई बार कंपनी मर्जर या एक्विजिशन करती है। फोर्थ रीजन है टैक्स बेनिफिट। देखिए, कभी कभी कंपनी मर्जर एक्विजिशन इसलिए करती है कि उन्हें टैक्स बेनिफिट मिलता है। मान लीजिए एक कंपनी प्रॉफिटेबल है, अब वो कंपनी है ना दूसरी लॉस मेकिंग कंपनी को एक्वायर करती है, क्योंकि उसके पास लॉसेस फ्यूचर प्रॉफिट से एडजस्ट हो सकते हैं, इसे टैक्स लायबिलिटी कम होती है। समझ में आया? सबसे लास्ट रीजन है डेप्थ रिस्ट्रक्चरिंग या सर्वाइवल केस। देखिए, कभी कभी मर्जर एंड एक्विजिशन सर्वाइवल के लिए किया जाता है। अगर मान लीजिए एक कंपनी है और वो पूरी तरह से डेप्थ में डूबी हुई है, और जब हम उस कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं तो हमें बैलेंस शीट में क्लियर दिखाई दे रहा है कि वो कंपनी डेप्थ में डूब चुकी है, तो एक ऐसी कंपनी होती है जो फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग है और उस कंपनी के प्रॉफिट कंटिन्यूसली ग्रोथ पे है, तो वो कंपनी है ना लॉस मेकिंग कंपनी को बाय करती है, यानी एक्वायर करती है, जिससे वो दोनों कंपनी मिलकर एक कंपनी होती है और वो कंपनी रिस्ट्रक्चर हो जाती है। और ये पीएसयू बैंक के मर्जर में देखा गया है। अब हम समझते हैं कि मर्जर एंड एक्विजिशन का प्रोसेस कैसे होता है, वो भी स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट स्टेप होता है टारगेट आइडेंटिफिकेशन करना, यानी कंपनी डिसाइड करती है कि किस टाइप का बिजनेस को एक्वायर करे या फिर किस इंडस्ट्री की कंपनी को एक्वायर करे। सेकेंड स्टेप होता है ड्यू टू डिलीजेंस। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है सेकेंड। यहाँ चेक होता है जिस भी कंपनी को एक्वायर करना है उस कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उस कंपनी पर डेप्थ कितना है, लो या फिर मीडियम है, उस कंपनी पर लीगल केसेस चल रहे हैं क्या, ये चेक किया जाता है। हिडन लायबिलिटी चेक की जाती है, उस कंपनी का कैश फ्लो पॉजिटिव या नेगेटिव चेक किया जाता है, उस कंपनी का जो मालिक है उसकी प्रमोटर की इंटीग्रिटी चेक की जाती है। अगर ड्यू टू डिलीजेंस वीक लग रहा है
तो फ्यूचर डिजास्टर हो सकता है। थर्ड स्टेप होता है वैल्यूएशन। देखिए, टारगेट कंपनी की वैल्यू डिसाइड करना होता है और ये इन्वेस्टर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। देखिए, जब कोई कंपनी मर्जर या एक्वायरिंग का कॉर्पोरेट एक्शन अनाउंस करती है, तो उस वजह से उस कंपनी का वैल्यूएशन थोड़ा चेंज हो सकता है। और ये जो इन्वेस्टर होते हैं ना, उनको ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वैल्यूएशन 4 मेन मेथड से होती है। फर्स्ट मेथड होता है प्राइस टू अर्निंग बेस्ड वैल्यूएशन, सेकंड होता है ईवी बाय EBITDA, थर्ड होता है DCF यानी डिस्काउंटेड कैश फ्लो, फोर्थ होता है एसेट बेस्ड वैल्यूएशन। तो हम हर मेथड को स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे। अब हम बात करते हैं फर्स्ट वैल्यूएशन मेथड की। वो मेथड है प्राइस टू अर्निंग बेस्ड वैल्यूएशन। मान लीजिए एक कंपनी है, उस कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है 100 करोड़ और वो जिस इंडस्ट्री में काम करती है, उस कंपनी का जो इंडस्ट्री है ना, उस इंडस्ट्री का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 20 है। अब हम इस कंपनी की टोटल फेयर वैल्यू क्या है वो निकालने की कोशिश करते हैं। फेयर वैल्यू निकालने के लिए आपको प्रॉफिट जितना है यानी 100 करोड़ इंटू इंडस्ट्री प्राइस टू अर्निंग रेशियो 20 है, तो उससे मल्टीप्लाई करना है और वो वैल्यू आ जाएगी 2000 करोड़। यानी उस कंपनी की टोटल वैल्यू है 2000 करोड़। अगर कोई कंपनी एक्वायर कर रही है, अगर वो कंपनी उस कंपनी को 4000 करोड़ पे कर रही है, तो ये ओवर पेमेंट रिस्क हो सकता है। तो ये प्राइस टू अर्निंग बेस्ड वैल्यूएशन से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो कंपनी अंडर वैल्यू है या फिर ओवर वैल्यू है, या फिर कोई कंपनी ओवर पेमेंट कर रही है या फिर अंडर पेमेंट कर रही है। अगर आपको किसी भी कंपनी का वैल्यूएशन निकालना है, तो आपको उस कंपनी का ईवी बाय EBITDA निकालना होगा या फिर ईवी बाय EBITDA रेशियो चेक करना होगा। तो मान लीजिए इस कंपनी का हमें ईवी EBITDA निकालना है, तो ईवी का फुल फॉर्म होता है इंटरप्राइज वैल्यू। तो हमें इंटरप्राइज वैल्यू निकालने की कोशिश करना होगा। उसके लिए एक फॉर्मूला है मार्केट कैप प्लस डेब्ट माइनस कैश, और EBITDA का मतलब होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, अर्निंग बिफोर इनकम टैक्स डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन। तो मान लीजिए अगर उस इंडस्ट्री का ईवी बाय EBITDA 10x है और डील हो रही है 18x पर, तो केयरफुल हो जाना है क्योंकि ये ओवर वैल्यूड कंपनी हो सकती है। थर्ड मेथड है DCF यानी डिस्काउंटेड कैश फ्लो। देखिए, अगर आप प्रो इन्वेस्टर हो तो आपको DCF के बारे में पता होगा। अगर हम किसी भी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, तो डिस्काउंटेड कैश फ्लो हमें बताता है कि जो शेयर का प्राइस चल रहा है वो एक्चुअल में उस कंपनी का एक शेयर का प्राइस बिल्कुल नहीं होना चाहिए। या फिर हम कह सकते हैं कि डिस्काउंटेड कैश फ्लो से हमें पता चलता है कि जो भी किसी भी कंपनी का शेयर का प्राइस जो चल रहा है वो अभी के सिचुएशन में अंडर वैल्यू है या फिर ओवर वैल्यू है। मान लीजिए रिलायंस कंपनी का एक शेयर का प्राइस चल रहा है अभी 1449.90, लेकिन जब आप उस कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करोगे और डिस्काउंटेड कैश फ्लो चेक करोगे, तो आपको पता चलेगा कि उस कंपनी का ये एक्चुअल प्राइस अभी के सिचुएशन में चलना चाहिए एक शेयर का प्राइस। अगर कुछ ही दिनों में उस कंपनी का एक शेयर का प्राइस इस लेवल पर आएगा, तब हम उस स्टॉक को बाय करने की कोशिश करेंगे। तो डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड बहुत इंपॉर्टेंट होता है फंडामेंटल एनालिसिस में किसी भी कंपनी का वैल्यूएशन को आइडेंटिफाई करने के लिए। देखिए, DCF में ना फ्यूचर कैश फ्लो एस्टिमेट करना होता है, उस वजह से डिस्काउंट करो प्रेजेंट में, और ये थ्योरेटिकल बेस मेथड होता है। फोर्थ मेथड है एसेट बेस्ड वैल्यूएशन। देखिए, ये इस तरह की कंपनी में ये वैल्यूएशन मेथड यूज किया जाता है जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होता है। देखिए, स्टॉक एक्सचेंज पर बहुत सारी कंपनियां लिस्टेड है, उसमें से बहुत सारी कंपनियां ना मर्जर एंड एक्विजिशन का कॉर्पोरेट एक्शन अनाउंस करती है। लेकिन कभी आपके मन में एक सवाल आया क्या कि जो भी कंपनी मर्जर एंड एक्विजिशन करती है तो वो क्या हमेशा अच्छा होता है? अगर आप मुझसे उस सवाल का जवाब पूछोगे तो उसका सिंपल सा आंसर है बिल्कुल नहीं। देखिए, मर्जर एंड एक्विजिशन 3 टाइप के होते हैं। जो भी कंपनी मर्जर एंड एक्विजिशन का कॉर्पोरेट एक्शन अनाउंस करती है तो वो 3 तरीके से करती है। वैल्यू क्रिएटिंग, सेकेंड है वैल्यू नेचुरल, थर्ड है वैल्यू डिस्ट्रॉइंग। देखिए, अगर आप रिसर्च करोगे और रिसर्च के हिसाब से मेजॉरिटी एक्विजिशन शेयर होल्डर वैल्यू डिस्ट्रॉय करते हैं।
अब आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि वो सवाल है कि क्यों वैल्यू डिस्ट्रॉय क्यों करते हैं। देखिए, कंपनी का जो मालिक होता है, जो प्रमोटर होता है, वो ईगो डील, एम्पायर बिल्डिंग, ओवर कॉन्फिडेंस या फिर पूर ड्यू डिलीजेंस हो सकता है। कभी कभी जो कंपनी का जो सीईओ होता है, वो अपना नाम बड़ा करने के लिए इस तरह की डील करता है और शेयर होल्डर का ये फायदा सेकेंडरी हो जाता है। अब हम आते हैं अपने कोर टॉपिक पर। वो टॉपिक है व्हाई डज द शेयर प्राइस फॉल आफ्टर अ मर्जर। जब कोई कंपनी मर्जर या एक्विजिशन का कॉर्पोरेट एक्शन अनाउंस करती है तो उसके बाद उस कंपनी का शेयर का प्राइस क्यों गिरता है। देखिए, उसके पीछे मल्टीपल रीजन हो सकते हैं। तो हम हर रीजन को स्टेप बाय स्टेप सिंपल एक्सप्लेनेशन के साथ समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट रीजन है ओवर पेमेंट फियर। मान लीजिए एक कंपनी, ओके, और उस कंपनी ने मर्जर या एक्विजिशन का कॉर्पोरेट एक्शन अनाउंस किया, तो ये न्यूज मार्केट में जाती है। तो मार्केट के जो इन्वेस्टर है उस कंपनी की वैल्यूएशन निकालते हैं और उन्हें जैसे ही पता चलता है कि उस कंपनी की टोटल मार्केट कैप कितनी होनी चाहिए, अगर उस प्राइस पर उस कंपनी को खरीदा जाता है तो ये एक पॉजिटिव सेंटीमेंट होता है और मार्केट में पॉजिटिव न्यूज जाती है, जिस वजह से उस कंपनी का शेयर का प्राइस ऊपर जा सकता है। लेकिन उस एक्चुअल प्राइस पर उस कंपनी को खरीदा नहीं जाता है और उस कंपनी को ओवर पेमेंट पर खरीदा जाता है, तो मार्केट में एक नेगेटिव इंपैक्ट जाता है क्योंकि उन्हें लगता है फ्यूचर रिटर्न कम हो सकते हैं, जिस वजह से उस कंपनी के जो इन्वेस्टर है वो अपने स्टेक यानी होल्डिंग को सेल करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं जो भी इन्वेस्टर है वो प्रॉफिट बुकिंग करते हैं उस स्टॉक में, जिस वजह से उस कंपनी का शेयर का प्राइस नीचे जाने लगता है। सेकेंड रीजन है डेप्थ स्पाइक। देखिए, जो भी कंपनी मर्जर एंड एक्विजिशन अनाउंस कर रही है तो सबसे पहले चेक कीजिए कि जो कंपनी एक्विजिशन कर रही है वो डेप्थ के पैसे से एक्विजिशन कर रही है क्या। अगर कर रही है तो ये नेगेटिव साइन है, ये एक रेड फ्लैग हो सकता है। तो आप उस कंपनी में चेक कीजिए डेप्ट टू इक्विटी रेशियो। अगर डेप्ट टू इक्विटी रेशियो इंक्रीज हो रहा है तो उस वजह से उस कंपनी का जो इंटरेस्ट है ना वो बर्डन भी इंक्रीज होगा, क्योंकि अगर कंपनी प्रॉफिटेबल होती है तो कंपनी का ज्यादातर पैसा सिर्फ इंटरेस्ट चुकाने में जा सकता है। तो अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्टेड हो तो आपका रिस्क इंक्रीज हो सकता है। अगर आपको फंडामेंटल एनालिसिस आती है तो आप क्या करोगे, अपनी इन्वेस्टिंग सेल करोगे, या फिर जो भी इन्वेस्टर है वो उस स्टॉक में या फिर उस कंपनी में प्रॉफिट बुक करेंगे, जिस वजह से उस कंपनी का शेयर का प्राइस नीचे गिर सकता है। थर्ड रीजन है ईपीएस डायलूशन। जब कोई कंपनी मर्जर एंड एक्विजिशन करती है तो उस वजह से उस कंपनी का ईपीएस डायलूट होता है। देखिए, ईपीएस का फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। देखिए, अगर शेयर इंक्रीज हो गए और प्रॉफिट इमीडिएटली ग्रो नहीं हुआ तो उस कंपनी का ईपीएस गिरता है, जो मार्केट अर्निंग पर शेयर सेंसिटिव होता है, जिस वजह से उस कंपनी का शेयर का प्राइस गिरने लगता है। जब कोई कंपनी मर्जर एंड एक्विजिशन का कॉर्पोरेट एक्शन अनाउंस करती है तो उस कंपनी में फोर्थ रीजन होता है इंटीग्रेशन रिस्क। उसमें आता है कल्चर क्लैश और एम्प्लॉइज एग्जिट, कस्टमर लॉस। तो मार्केट अनसर्टेनिटी डिस्काउंट करता है, जिस वजह से उस कंपनी का शेयर का प्राइस नीचे गिरता है, क्योंकि जो एम्प्लॉइज है वो एग्जिट करेंगे यानी प्रॉफिट बुक करेंगे, तो उस वजह से उस कंपनी का शेयर का प्राइस नीचे गिर सकता है। सबसे लास्ट रीजन है आर्बिट्राज सेलिंग। देखिए, जब कोई कंपनी मर्जर एंड एक्विजिशन का अनाउंसमेंट करती है तो ये एक डील होती है और वो डील है ना स्वैप रेशो में होती है, और स्वैप रेशो डील में ट्रेडर्स होते हैं जो भी वो शॉर्ट टर्म सेलिंग करते हैं, जिस वजह से उस कंपनी में टेम्पररी या उस कंपनी के शेयर पर टेम्पररी प्रेशर आता है और उस वजह से उस कंपनी का शेयर का प्राइस नीचे गिरने लगता है। अब हम रियल केस स्टडी लेकर या फिर रियल लाइफ एग्जांपल लेकर समझने की कोशिश करते हैं कि मर्जर या एक्विजिशन के बाद उस कंपनी का शेयर का प्राइस क्यों गिरता है। तो देखिए, अगर आप बिगनर हो या फिर कई सालों से स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हो तो आपने
दो कंपनी का नाम सुना होगा, एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक लिमिटेड। तो ये दोनों बैंक है ना, या फिर दोनों कंपनियां ना स्टॉक एक्सचेंज पर पहले से लिस्टेड थी, लेकिन इन दोनों कंपनी ने मर्जर होने का डिसीजन लिया। और जैसे ही इन दोनों कंपनी ने मर्जर होने का डिसीजन लिया और कॉर्पोरेट एक्शन अनाउंसमेंट किया, तो उस समय उस कंपनी में हाई वोलेटिलिटी आई थी। तो इसका रीजन सिंपल था कि उस कंपनी का ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर पर इंपैक्ट कैलकुलेशन कंफ्यूजन था, और उसमें इंटीग्रेशन कॉम्प्लेक्सिटी बहुत थी, और उस कंपनी में रेगुलेटरी कंसर्न था। और ये कॉर्पोरेट एक्शन है ना 2023 में हुआ था। अगर लॉन्ग टर्म में देखोगे तो स्केल एडवांटेज था, क्योंकि इस कंपनी का फंडामेंटल बहुत ही स्ट्रांग था, लेकिन वो कंपनी शॉर्ट टर्म में गिर सकती है। अगर कोई भी फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो स्टॉक में प्राइस मूवमेंट आ रही है वो शॉर्ट टर्म में आ सकती है, उस स्टॉक का प्राइस शॉर्ट टर्म में गिर सकता है। तो आपको हमेशा फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है तो लॉन्ग टर्म का विजन रख के उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर होल्ड रखना चाहिए। देखिए, स्टॉक एक्सचेंज पर बहुत सारी कंपनियां लिस्टेड है, उसमें से कुछ कंपनियां मर्जर या एक्विजिशन जैसे कॉर्पोरेट एक्शन अनाउंस करते हैं, और जैसे ही कॉर्पोरेट एक्शन अनाउंस करते हैं तो उसके बाद उस कंपनी का शेयर का प्राइस अपसाइड मूवमेंट करता है, यानी अपसाइड भागता है। तो आपने कभी सोचा व्हाई डज द शेयर प्राइस इंक्रीज आफ्टर अ मर्जर, यानी मर्जर के बाद शेयर प्राइस क्यों भागते हैं? या फिर आपको इसका जवाब पता है? देखिए, इसके पीछे मल्टीपल रीजन हो सकते हैं, तो हम हर रीजन को स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट रीजन है चीप एक्विजिशन। देखिए, मान लीजिए मार्केट में एक कंपनी, उस कंपनी का नाम ए कंपनी और वो कंपनी बायर है, और सेकेंड कंपनी का नाम है बी कंपनी जिसे एक्वायर करना चाहती है ए कंपनी। लेकिन ए कंपनी जो बायर कंपनी है ना, वो बी कंपनी को टारगेट कंपनी यानी वो डिस्काउंट प्राइस पर उस कंपनी को खरीदना चाहती है, और ये जो ए कंपनी है ना वो लार्ज कैप कंपनी है, और ये जो बी कंपनी है वो स्मॉल कैप कंपनी है। तो स्मॉल कैप कंपनी कभी भी लार्ज कैप कंपनी से कॉम्पीट नहीं कर सकती, क्योंकि लार्ज कैप कंपनी के पास डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत ही स्ट्रांग होता है। अगर वो किसी स्मॉल कैप कंपनी जो प्रॉफिटेबल है, उस कंपनी का सेल्स ग्रोथ रेशियो बहुत अच्छा है, अगर उस कंपनी को एक्वायर करती है तो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की वजह से वो कंपनी फ्यूचर में बड़ी हो सकती है, और वो कंपनी अगर कंटिन्यूसली प्रॉफिट जनरेट कर रही है और फ्यूचर अर्निंग बहुत अच्छा होगा, तो उस वजह से उस कंपनी का जो मार्केट प्राइस है वो भी कंटिन्यूसली अपसाइड मूवमेंट करेगा। अगर कोई कंपनी मर्जर या एक्विजिशन का कॉर्पोरेट एक्शन अनाउंस करती है और उस कंपनी का जो सेकेंड रीजन स्ट्रॉन्ग सिनर्जी विजिबल है, तो उस वजह से उस कंपनी का शेयर का प्राइस अपसाइड मूवमेंट कर सकता है। अगर मान लीजिए वो कंपनी की जो कॉस्ट है वो सेविंग इमीडिएट विजिबल होती है, और उस कंपनी का जो मार्जिन है वो कंटिन्यूसली अगर इंप्रूव हो रहा है, तो उस वजह से उस कंपनी का स्टॉक रैली कर सकता है, यानी उस कंपनी का शेयर का प्राइस अपसाइड मूवमेंट कर सकता है। अगर उस कंपनी का कॉस्ट सेविंग विजिबल बिल्कुल भी नहीं है और उस कंपनी की मार्जिन इंप्रूव अगर नहीं होती है, तो उस वजह से उस कंपनी का शेयर का प्राइस नीचे गिर सकता है। थर्ड रीजन है स्ट्रेटेजिक फिट परफेक्ट। देखिए, जो भी कंपनी मर्जर या एक्विजिशन जैसा कॉर्पोरेट एक्शन अनाउंस करती है, अगर उस कंपनी का कोर बिजनेस अलाइनमेंट होगा और उस वजह से उस कंपनी का जो इन्वेस्टर है अगर वो कॉन्फिडेंट रहेगा, तो उस वजह से उस कंपनी का शेयर का प्राइस अपसाइड मूवमेंट कर सकता है। फोर्थ रीजन है मोनोपोली पावर। देखिए, स्टॉक एक्सचेंज पर बहुत सारी कंपनियां, उसमें से कुछ कंपनियां मोनोपोली पावर रखती है। टेलीकॉम इंडस्ट्री में कंसोलिडेशन एग्जांपल, जिसमें कंपटीशन बहुत कम है, तो उस कंपनी के या फिर उस इंडस्ट्री के कंपनी के पास प्राइसिंग पावर होगी, जिस वजह से वो प्राइसिंग पावर को इंक्रीज कर सकता है, जिस वजह से उस कंपनी का शेयर का प्राइस अपसाइड मूवमेंट कर सकता है, यानी उस कंपनी का स्टॉक का प्राइस ऊपर जा सकता है। ये प्रॉपर परफेक्ट एग्जांपल बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जब इस कंपनी का ओएफएस आया था
या फिर ये दोनों कंपनी मर्जर हुई, उसके बाद उस कंपनी का शेयर का प्राइस कंटिन्यूसली नीचे गिरा है। या फिर हम एक एग्जांपल लेकर या फिर ऐसा ही शॉर्ट में समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए हमारे देश में 130 करोड़ की आबादी है। अगर ऐसी इंडस्ट्री हो जिसमें वो खुद मोनोपोली हो, यानी उस इंडस्ट्री में वो सिंगल पर्सन है और वो ऐसा प्रोडक्ट इनिशिएटिव है या फिर इन्वेंशन है जिससे उस कंपनी का कंटिन्यूसली प्रॉफिट होगा, क्योंकि वो मार्केट में अकेली कंपनी है, जिस वजह से उस कंपनी के पास प्राइसिंग पावर होगा और वो प्राइसिंग पावर बढ़ाएंगे, उस वजह से उस कंपनी का जो प्रॉफिट है वो ग्रो होगा, जिस वजह से उस कंपनी का शेयर का प्राइस भी ग्रो हो सकता है। देखिए, अगर आप प्राइसिंग पावर की बात करते हो तो आप एप्पल का जो मोबाइल होता है ना, वो मोबाइल का जब भी न्यू मोबाइल लॉन्च होता है या न्यू वर्जन लॉन्च होता है तो उसके प्रीवियस वर्जन से न्यू वर्जन की प्राइस हमेशा ज्यादा होती है। ये एप्पल के पास प्राइसिंग पावर है, जिस वजह से कंपनी को कंटिन्यूसली प्रॉफिट होता है। देखिए, कोई भी कंपनी मर्जर या एक्विजिशन जैसा कॉर्पोरेट एक्शन अनाउंस करती है तो उस कंपनी के स्टॉक पर कुछ इंपैक्ट होते हैं और वही इंपैक्ट को हम आज की इस वीडियो में जानने की कोशिश करने वाले हैं। जब कोई कंपनी मर्जर या एक्विजिशन जैसे कॉर्पोरेट एक्शन अनाउंस करती है तो सबसे पहला इंपैक्ट होता है कंपनी के प्रमोटर के होल्डिंग पर। अगर कोई भी कंपनी मर्जर या एक्विजिशन जैसे कॉर्पोरेट अनाउंस करती है तो सबसे पहले उस कंपनी के मालक की होल्डिंग चेक कीजिए। कभी कभी मर्जर के बाद प्रमोटर की होल्डिंग डाइल्यूट हो जाती है, तो मर्जर होने के बाद उस कंपनी में न्यू प्रमोटर आ जाते हैं। तो सबसे पहले आपको देखना है कि मर्जर एक्विजिशन का इंपैक्ट प्रमोटर की होल्डिंग पर हो रहा है या नहीं। देखिए, अगर प्रमोटर की होल्डिंग चेंज हो रही है, अगर प्रमोटर की होल्डिंग इंक्रीज हो रही है तो ये गुड साइन है, क्योंकि उसका हाथ में उस कंपनी का कंट्रोल रहेगा। अगर प्रमोटर की होल्डिंग चेंज हो जाती है तो उस कंपनी का जो कंट्रोल है ना, वो किसी न्यू प्रमोटर के हाथ में जा सकता है। तो अगर उस कंपनी का कंट्रोल शिफ्ट होता है तो रिस्क परसेप्शन चेंज हो सकता है। सेकेंड इंपैक्ट होता है उस कंपनी के गुडविल क्रिएशन पर। देखिए, जो भी कंपनी मर्जर या एक्विजिशन कर रही है या फिर उस कंपनी का बैलेंस शीट में गुडविल क्रिएट हो रही है और अगर कंपनी ने टारगेट कंपनी को बुक वैल्यू से महंगा खरीदा है, यानी एक्स्ट्रा अमाउंट पे कर खरीदा है, तो वो गुडविल बन जाता है। फ्यूचर में अगर वो कंपनी एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस न दे तो गुडविल इंपेयरमेंट हो सकता है, प्रॉफिट क्रैश हो सकता है, तो उस वजह से उस कंपनी के शेयर का प्राइस गिर सकता है। थर्ड इंपैक्ट होता है कंपनी के रिटर्न रेशो पर, यानी आरओए, रिटर्न ऑन इक्विटी रेशोस पर। तो रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर इक्विटी। अगर एक्विजिशन के बाद उस कंपनी की इक्विटी इंक्रीज हो रही है लेकिन उस कंपनी का प्रॉफिट बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहा है, तो उस कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी गिरेगा और मार्केट रिटर्न ऑन इक्विटी सेंसिटिव होता है। जब कोई कंपनी कॉर्पोरेट एक्शन अनाउंस करती है या लागू करती है तो उस वजह से उस कंपनी के कैश फ्लो पर उसका इंपैक्ट हमें देखने मिलता है, यानी उस कंपनी के कैश फ्लो पर प्रेशर पड़ता है। प्रॉफिट अकाउंटिंग में पॉजिटिव हो सकता है बट उस कंपनी का कैश फ्लो नेगेटिव हो सकता है। अगर एक्विजिशन में हेवी कैश फ्लो आउटफ्लो हो रहा है तो वर्किंग कैपिटल टाइट हो सकता है और फ्यूचर में उस कंपनी में प्रॉब्लम आ सकती है और रिस्क बढ़ सकता है। अगर आप बिगनर इन्वेस्टर हो और बिगनर इन्वेस्टर से प्रो इन्वेस्टर बनना है तो सबसे पहले जो भी कंपनियां मर्जर या एक्विजिशन जैसे कॉर्पोरेट एक्शन लागू करती है तो उस कंपनी रिलेटेड रेड फ्लैग या फिर कौन से ट्रैप हो सकते हैं
या फिर आपको रेड फ्लैग या फिर ट्रैप आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। तो मैं आपको कुछ पॉइंट बताता हूं जिससे आप किसी भी कंपनी के रेड फ्लैग या ट्रैप आइडेंटिफाई कर सकते हो। यहां ध्यान से सुनना। फर्स्ट रेड फ्लैग होता है एक्सेसिव प्रीमियम। मान लीजिए कोई कंपनी है, अगर उस कंपनी को दूसरी कंपनी एक्वायर कर रही है और वो कंपनी को मार्केट प्राइस से 50 टू 70% प्रीमियम पे वो कंपनी बाय कर रही है, तो आपको केयरफुल हो जाना है। सेकेंड रेड फ्लैग हो सकता है हाई डेप्थ फंडेड डील। अगर कोई भी कंपनी मर्जर या एक्विजिशन जैसे अनाउंसमेंट करती है, अगर उस कंपनी का डेप्थ स्पाइक हो रहा है, तो ये एक डेंजरस साइन है या फिर इन्वेस्टर के लिए डेंजरस हो सकता है, क्योंकि कंपनी डेप्थ लेकर वो दूसरी कंपनी को खरीदना चाहती है और डेप्थ लेकर अगर कंपनी खरीदती है किसी भी कंपनी को, तो उस कंपनी का इंटरेस्ट बर्डन बढ़ जाएगा। अगर कंपनी प्रॉफिटेबल भी है तो प्रॉफिट का ज्यादातर हिस्सा सिर्फ इंटरेस्ट चुकाने में चला जाएगा। अब बात करते हैं थर्ड रेड फ्लैग की। वो रेड फ्लैग होता है फ्रीक्वेंट एक्विजिशन। देखिए, अगर कोई कंपनी है जो हर साल किसी और कंपनी को एक्वायर कर रही है और उसी कंपनी का ऑर्गेनिक ग्रोथ वीक है, तो ये एक रेड फ्लैग हो सकता है। फोर्थ रेड फ्लैग है सडन डाइवर्सिफिकेशन। देखिए, मान लीजिए एक स्टील कंपनी, वो स्टील कंपनी प्रॉफिटेबल है या फिर लॉस मेकिंग है, जो भी हो, अगर वो कंपनी सडनली दूसरी इंडस्ट्री यानी फिनटेक कंपनी को एक्वायर करती है, तो ये एक सिंपल सा रेड फ्लैग हो सकता है। कोर कॉम्पिटेंस मिसमैच है। अगर सेम इंडस्ट्री में कोई कंपनी किसी और कंपनी को एक्वायर करती है, तो ये एक गुड साइन होता है, लेकिन सडनली किसी और इंडस्ट्री की कंपनी को खरीदना ये एक रिस्की हो सकता है। फिफ्थ रेड फ्लैग होता है अकाउंटिंग मैनिपुलेशन। देखिए, जो भी कंपनी मर्जर या एक्विजिशन जैसे कॉर्पोरेट एक्शन लागू करती है, तो उस वजह से कभी कभी कंपनियां ना अपने अकाउंट में फेरफार करती है, जिसे मैनिपुलेशन बोला जाता है। अकाउंटिंग में प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में छेड़छाड़ होती है। अगर कोई कंपनी मर्जर या एक्विजिशन अनाउंसमेंट करती है, तो उसके बाद आपको चेक करना है वन टाइम गेन्स, एक्सपेक्टेशनल इनकम और एडजस्टेड इबिटा। ये सब नंबर को आर्टिफिशियली स्ट्रॉन्ग दिखा सकती है मर्जर या एक्विजिशन करने वाली कंपनी, तो ये एक रेड फ्लैग होता है। तो आप फंडामेंटल एनालिसिस के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कंपनी ने अकाउंटिंग में क्या छेड़छाड़ किया है। अब हम बात करते हैं सबसे लास्ट ट्रैप की। वो ट्रैप होता है पीएसयू ट्रैप। पीएसयू सेक्टर की बड़ी बड़ी कंपनी या फिर बड़ी बड़ी बैंक मर्जर कभी कभी पॉलिसी ड्राइवन होते हुए होती है, शेयर होल्डर रिटर्न ड्राइवन बिल्कुल भी नहीं। एग्जाम्पल के तौर पर बहुत सारी वीक बैंक है, वो स्ट्रॉन्ग बैंक के साथ मर्ज हो जाती है। स्ट्रॉन्ग बैंक के शेयर होल्डर को शॉर्ट टर्म में पेन होता है,